नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में। आज पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं क्लास 3 के पाठ 4 के शिक्षा प्रस्तुतिकरण के लिए। तो बच्चों, आज जिस तरह से आपको हमने बताया है कि आज हम आपकी हिंदी की क्लास लेंगे और वो भी चैप्टर 4 की। तो इस चैप्टर 4 जो हमारा प्रकरण है उसमें हमने कुछ उद्देश्य लिए हैं। जैसे सबसे पहले हिंदी साहित्य की कहानी विधा के अंतर्गत हम आपको चित्रकथा से परिचय कराएंगे और चित्रकथा के माध्यम से आपके अंदर एक कौशल का विकास करेंगे जिसे कल्पनाशीलता कहते हैं, रचनात्मकता कहते हैं और सृजनात्मकता, इन सब का विकास करेंगे। और आपको एक और चीज, परछाई और प्रतिबिंब का जो एक महीन सा अंतर होता है उसके बारे में आपको बताएंगे। और भाषा कौशल के अंतर्गत हम आपको पर्यायवाची शब्दों से परिचय कराएंगे। तो आज आपके लिए यही हमारे गोल हैं, यही हमारा उद्देश्य है कि इस पाठ के जरिए आप इतनी चीज़ों की, इतने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। पाठ का आरंभ करने से पूर्व हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे पाठ में है, आज पाठ का जो प्रकरण है वो है तालाब में चांद। तो तालाब में चांद में कौन कौन से किरदार हैं, किस तरह की कहानी है, क्या है चित्रकथा, उसको समझने से पहले हम लोग एक दूसरे से चर्चा कर लेते हैं। वैसे आप जानते हैं कि हमारे शहर में, गांव में 30 त्योहार में बहुत से मेले लगते हैं और हमने बहुत से मेले देखे भी हैं जिसमें खेल तमाशे बहुत होते हैं। लेकिन बंदर के खेल तमाशे की बातें कुछ अलग होती हैं। आप सभी याद करके देखिए, आप सभी नहीं तो आपके मम्मी पापा को हमेशा याद रहा होगा कि जब हम लोग छोटे थे और गर्मी की छुट्टियों में अपनी नाना नानी के यहाँ और बाबा दादी के यहाँ या ताऊ जी के यहाँ कहीं भी जाते थे तो वहां पे हम खेल तमाशे बहुत देखते थे। कभी भी घर के अंदर अगर हम लोग रुके हों, अचानक आवाज डुम 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 डमरू जैसी आवाज आती थी, तुरंत घर से बाहर निकल के देखते थे तो कौन दिखता था? एक आदमी अपने कंधे पर बंदर को बैठाए हुए घूम रहा होता है। और यही चीज देखने के लिए हम लोग मेले में भी जाते थे। और मेले में जब पहुंचते थे हम, तो सबसे पहले खाने पीने की चीजों को देखने के बाद अपने मनपसंद खिलौने लेते थे और उसके बाद पहुंचते थे खूब बड़े से मैदान में जहाँ पे हमारे मनपसंद के झूले और सर्कस के टेंट और कई सारे खिलौने और खेल तमाशे के लगे रहते थे, करतब दिखाने वाले लोग रहते थे और वही हमारा पसंदीदा स्थान होता था। मम्मी पापा चाहे जितना कह दे कि वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है, लेकिन हमारा ध्यान वहीं पर रहता था। एक कौतूहल को लेते हुए हम अपने खेल तमाशे को, सर्कस को बड़े ध्यानपूर्वक देखते थे। और ये चीज़ मैं अपने ही अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी जब मेला जाती थी तो मेरा पूरा ध्यान होता था कि सबसे आखिरी में, मैदान के सबसे आखिरी वाला जो हिस्सा है मेले का, वहाँ पे मैं जितना चाहूँ उतना समय बिता दूँ। पहले खेल तमाशा देखूँ, उसके बाद झूले झूलूँ, तब अपने मम्मी पापा के साथ घर वापस आऊँ। यही हमारा भी यही रहता था इरादा, और आज के बच्चों का भी यही ही इरादा रहता है कि सबसे पहले अपने मनपसंद खिलौने लें, उसके बाद खेल तमाशे देखें। तो जब हम, अब आपको याद आ ही गया होगा कि जब हम मेले में पहुंचते थे तो खेल तमाशे के रूप में बंदर का खेल बहुत रोचक तरीके से या कौतूहल तरीके से देखते थे। उसमें क्या ऐसा अलग होता था? उसमें अलग ये होता था कि बंदर अपने मालिक के कहने पर नक उतारता था। जैसे मालिक है गुलाटी मारो, वो गुलाटी मारता था। जैसे कहे वो कि आप उठ जाओ, खड़े होकर सबको सलूट मारो, तो सलूट मारता था। ये सारे बहुत से कारनामे बंदर करते थे। और एक और चीज कि आजकल की जो बाल कहानियां भी होती हैं वो बंदर के कारनामों को लेकर बनती है। ज्यादा तो उसमें एक चित्र, हमारे जो किरदार होते हैं बंदर तो जरूर रहते हैं, लेकिन आज हम बंदर की बात कर क्यों रहे हैं? आखिर ऐसी क्या बात है जो आज हम बंदर की बात कर रहे हैं और बाल कहानी कर रहे हैं, बाल कहानी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें बंदर की बात क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई बाल कहानी की चर्चा करते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो इसमें बंदर का नाम सबसे पहले आता है। और क्यों ना याद हो, क्योंकि हमारे चारों तरफ देखते हैं तो बंदर, नहीं तो हमारे कार्टून में भी एक किरदार होता है बंदर का। तो आज हमारी कहानी जो है वो बंदर से ही रिलेटेड है, बंदर को ही लेकर बनी है। तो आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसमें प्रमुख किरदार में है हमारे बंदर और सपोर्टिंग सहयोग में है मगरमच्छ, जिसमें बंदर चांद को पकड़ने के लिए तो चला है, लेकिन वो पहुंचा कहाँ, यही आपको पता करना है, यही आपको बताना है कि आज की जो हमारे पाठ का प्रकरण है तालाब में चांद, तो इसमें बंदर
कहाँ तक पहुंचा, उसने तालाब में चांद को कैसे देखा। तो चलिए बच्चों, तो हम लोग अब करते हैं अपने पाठ 4 का आदर्श वाचन। मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उसे समझिएगा कि आखिर आपकी जो दीदी हैं, आपकी जो मैम है, वो आपसे कहना क्या चाहती हैं। तो अपनी किताब उठाइए आप और पाठ 4 तालाब में चांद आप पढ़ना शुरू कीजिए। हमारे साथ साथ आप भी पढ़िए और हम आपको सुना रहे हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। तो कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि बंदरों ने तालाब में चमकता हुआ चांद देखा। उन्हें चांद को पकड़ने की सूझी। अरे देखो, तालाब में चांद, चलो पकड़ते हैं। एक बंदर पकड़ने को कूदा। एक बंदर चांद को पकड़ने को कूदा, पर चांद हाथ नहीं आया। अरे कहाँ गायब हो गया चांद? लगता है मेरे कूदने के डर से डर गया, बंदर बोला। फिर उन्होंने एक योजना बनाई। चलो एक दूसरे का हाथ पकड़कर लटकते हैं और धीरे से पकड़ते हैं चांद को। अचानक डाल टूट गई। एक बंदर का हाथ छूटा और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिरे। भागो रे, एक बंदर बोला। डरो मत, मेरी पूंछ पकड़ लो, मगरमच्छ बोला। और बंदर बोले, मगर अगर। ये है इस कहानी की शुरुआत। आपने इस कहानी को आपने पढ़ा और आपने देखा कि इसमें किस तरह से बंदर ने एक चमकते हुए चांद को देखा, उसे पकड़ने की सोची। आखिर ये उनके दिमाग में कैसे सूझा? आखिर उन्होंने चांद को पकड़ना क्यों चाहा? क्योंकि बंदर के अंदर एक फितरत होती है कि वो कोई भी अच्छी चीज होती है, चमकती हुई चीज होती है, उसे पकड़ते हैं। लेकिन इस कहानी को अभी हम अधूरा मानते हैं। क्यों अधूरा मानते हैं? क्योंकि देखिए, आपने लास्ट में पढ़ा होगा, आखिरी में, कि मगरमच्छ ने बोला, जब बंदर का हाथ छूट गया और वो गिर गए मगरमच्छ की पीठ पर, तो उन्होंने क्या किया? वो डर गए और मगरमच्छ ने कहा, अरे डरो नहीं, मेरी पूंछ पकड़ लो और बैठ जाओ। तो एक बंदर बोला उसमें से, मगर अगर इस कहानी को हम पूरा करते हैं तो दो हमारे तथ्य आएंगे, एक सकारात्मक में भी, एक नकारात्मक में। सर्वप्रथम हम नकारात्मक कहते हैं। जिस तरह मगरमच्छ ने कहा कि आप मेरी पूंछ को पकड़कर उस पर बैठ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, तो उससे ये लगा अगर मगरमच्छ भूखा हुआ तो बंदर को खा जाएगा और फिर वो उसकी बातों पर विश्वास करके वो उसे धोखा खाएगा बंदर। लेकिन अगर मगरमच्छ अपनी बातों का सच्चा हुआ और उसने सच कहा, तो वो उस बंदर को उसके किनारे तक ले जाएगा या उसके पेड़ तक पहुंचा देगा। दो इसमें भाषाएं आती हैं, दो इसमें शैली आती हैं, एक नकारात्मक की और एक सकारात्मक की। कहने का अर्थ ये है कि हमें कोई भी बात करनी चाहिए, किसी के भी बातों पर पूर्णतः विश्वास तुरंत नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का बहुत अच्छे से सदुपयोग करके ही विचार करना चाहिए। जैसे इसमें आपने कहानी में देखा होगा कि चांद को पकड़ने के लिए वो कहाँ कूदा था? चांद कहाँ होता है? आसमान में। लेकिन बंदर कूदा कहाँ? तालाब में। तो तालाब में क्या चांद था? नहीं, तालाब में चांद का प्रतिबिंब था। उस प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए वो कूदे थे, जो पानी में चांद का एक छवि दिखाई दे रही थी। अब यहीं पे मैंने आपसे जैसे पहले कहा था कि हम आपको प्रतिबिंब और परछाई दोनों के बीच का अंतर बताएंगे। प्रतिबिंब जैसे हम सामने हैं वैसे ही आपको दिखेंगे। जब आईना के सामने आप खड़े होते हैं, हूबहू आप अपने आप को आईने में देखते हैं। और जो हमारी परछाई होती है, जब हम किसी सूर्य की रोशनी में या किसी लाइट के नीचे आते हैं, तो एक शरीर का एक आकृति बन जाती है। वो आकृति काले रंग की होती है, वो होती है हमारी परछाई। एक महीन सा अंतर है, जैसे कहा जाए सिक्के के दो पहलू हैं, प्रतिबिंब और परछाई। तो यहाँ पे बंदर ने चांद का प्रतिबिंब देखा था, ना कि उसकी परछाई। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने जब आदर्श वाचन कर लिया है, तो आदर्श वाचन में हमें कुछ कठिन शब्द दिखाई दिए। उन कठिन शब्दों को हमने रेखांकित किया और आपके सामने उसका कठिन निवारण लेकर आए हैं। जिस तरह से है तालाब। सबसे पहला शब्द हमारा है तालाब। तालाब तो हर कोई जानता है, लेकिन तालाब के दो अर्थ और भी हैं, पोखरा, सरोवर।
इसको और विस्तारित रूप से आपको बताने में हम सक्षम होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मेरे स्कूल के पास एक छोटा सा तालाब है। अब समझ में आया, तालाब जहाँ पे कमल होते हैं, एक सरोवर जिसमें कमल के फूल उगते हैं और तालाब में ही मेढक रहते हैं। दूसरा शब्द हमारा है चमकता। चमकता, प्रकाशित होना, उजाला करना। तो चमकता चांद दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ये सबको अच्छा था। और यही लालच बंदर में भी आ गया था। जब चांद चमक रहा था वो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था, उनको लगा कि एक बॉल है, एक गेंद है, उसको पकड़ लेते हैं हम। उसके बाद है सूझी। सूझी का मतलब है सोचे, एक विचार करना, कि किसी चीज उपाय को सोचना। इसका हम आपको वाक्य बता रहे हैं, मेरे भाई को आज पतंग उड़ाने की सूझी। ये बहुत अच्छा है। कभी कभी खेल के जरिए में कुछ नया करने का मन होता है, तो वही हमारे होते हैं सूझी, सोची। गायब मतलब छुपा देना। ये तो बहुत अजीबोगरीब है। गायब कर देना, छुपा देना। किसी ने मेरी घड़ी गायब कर दी। जिस तरह से बंदर चांद को पकड़ने के लिए पानी में डूबा, मतलब कूदा, और चांद अचानक गायब हो गया, उसी तरह किसी ने मेरी घड़ी गायब कर दी। गायब का अर्थ क्या है? छुपा देना। योजना, उपाय, तरकीब। जिस तरह से उपाय सोचा गया है, एक तरकीब, उसे कहते हैं योजना। किसी भी कार्य को योजनाबद्ध बनाना, सूचीबद्ध बनाना ही योजना कहलाती है। कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनानी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हमें सुबह विद्यालय भी जाना है तो हमें एक योजना बनानी होती है कि कौन सी किताबें रखनी है, कौन सी पुस्तकें रखनी है, क्या क्या पेंसिल रखने हैं, बॉक्स में सारी चीजें हम लोग को बैग में रखनी पड़ती है कि कल मैम क्या पढ़ाने वाली हैं, तो उसकी भी हम लोग योजना बनाते हैं। अचानक, सहसा, अचानक। अचानक मेरे घर में बहुत से अतिथि आ गए। अचानक माने कि बिना पूर्व सूचना के आपके पास कोई संदेश आ जाए, कुछ आ जाए, उसी का है वाक्य प्रयोग है, अचानक मेरे घर में बहुत से अतिथि आ गए। ये हमारा है काठिन्य निवारण, जो हमने आदर्श वाचन के उपरांत ही आपके बुक किताब में से निकाला था, जो आपके सामने प्रस्तुत किया है। तालाब, चमकता, सूझी, गायब, योजना, अचानक। इसके बाद है अभ्यास कार्य। जो हमने अभी आदर्श वाचन किया है उसमें से हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या उसमें से समझा। तो सबसे पहले हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बंदरों ने तालाब में क्या देखा। तो आप उत्तर तो जरूर दे रहे होंगे कि चांद। तो उसको लिखने का तरीका है कि जब हम कोई प्रश्न करते हैं उसका उत्तर भी हमें उसी प्रश्न को आधार बनाते हुए ही करना चाहिए, एक शब्द में नहीं देना चाहिए। तो हमारा प्रश्न था, बंदरों ने तालाब में क्या देखा। तो उत्तर है, बंदरों ने तालाब में चमकता चांद देखा। दूसरा प्रश्न हमने बनाया है, चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या बनाई। तो प्रश्न क्या होगी, प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने एक योजना बनाई, एक तरकीब बनाया। जो आपने देखा था तरकीब क्या थी चांद को पकड़ने के लिए, कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के, जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम पानी में से चांद को निकाल लेंगे, ये उन्होंने योजना बनाई। तीसरा प्रश्न आपके लिए है, बंदर मगरमच्छ की पीठ पर कैसे गिरे। बहुत आसान है, क्योंकि अचानक पेड़ की डाल टूटी और बंदर मगरमच्छ की पीठ पर गिर गए। तो ये तीन चीजें, ये तीन प्रश्न मैंने बोधात्मक प्रश्न आपके लिए बनाया है। आपको भी अगर और भी प्रश्न आपको अगर आ रहे हैं, और भी आपके मस्तिष्क पे और भी प्रश्न आ रहे हैं, आप स्वयं बनाइए, उसका उत्तर भी आप स्वयं लिखिए, और हो सके अपने अभ्यास पुस्तिका में से लिखते चलिए। इसके बाद जैसे हमने आपसे उद्देश्य के में कहा तक, हमारा जो उद्देश्य है वो है पर्यायवाची शब्द से आपको परिचय कराना, जिससे आपके शब्द भंडार में वृद्धि हो सके। जिस तरह से कठिन शब्द में हमने आपको लिया था तालाब, चांद, योजना, डर, बंदर, मगरमच्छ, अचानक। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही शब्द के अनेक अर्थ, उसके और अनेकार्थी शब्द, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। उसी के समान, एक शब्द के समान अन्य शब्द, उसे कहते हैं पर्यायवाची शब्द। जैसे तालाब,
तालाब का दूसरा अर्थ अगर हम कह सकते हैं सरोवर, पोखर। अगर हम सरोवर भी कहते हैं तो भी उसका अर्थ तालाब है, अगर हम पोखर भी कहते हैं तो उसका अर्थ तालाब है, ये समान है। चांद, शशि, चंद्रमा। शशि अगर है वो चांद का पर्यायवाची है, चंद्रमा भी चांद का पर्यायवाची है। योजना, तरकीब, उपाय। योजना में जिस तरह से आपको अर्थ बताया था वो भी समानार्थी ही है, इनका पर्यायवाची शब्द है। तरकीब, उपाय। अगर हम तरकीब भी कहेंगे तो उसका मतलब हम एक योजना बना रहे, एक प्लान बना रहे हैं। उपाय भी सोच रहे हैं तो हम एक योजना बना रहे हैं। डर, भय, भीति। भय, किसी चीज से डर लगता है, किसी को जानवर से डर लगता है, पक्षी से डर लगता है, या अंधेरे से डर लगता है, उसे कहते हैं डर। और डर का एक दूसरा अर्थ है भय और भीति। इसको एक और कह सकते हैं दहशत, खौफ, ये भी हम कह सकते हैं। बंदर, वानर, कपि। वानर संस्कृत का है शब्द है, वानर उसमें प्रयोग होता है। कपि भी संस्कृत का ही अर्थ है। बंदर को हम वानर भी कह सकते हैं और कपि भी कह सकते हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ का है मगर, जो आपकी पुस्तक में दिया गया है मगर। और ग्रह, ग्रह माने वो खाने वाला, वो एक मांसाहारी है, तो इसे ग्रह भी कहा जाता है मगरमच्छ को। अचानक, सहसा, एकाएक। सहसा मतलब अचानक आ जाना, आपने इसका मतलब कि सोचा ही नहीं होगा, अचानक आपके सामने आ जाता है, उसे कहते हैं सहसा। एकाएक का भी अचानक में ही उसका अर्थ का लिया जाएगा। अगर किसी ने कहते एकाएक मेरे सामने वो इंसान आ गया तो मतलब अचानक आ गया, आप उसको समझ सकते हैं। और सहसा भी, सहसा मेरे सामने परिस्थिति आ गई तो वो भी अचानक का ही आएगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ, पर्यायवाची शब्द का मतलब ये होता है कि आप किसी भी शब्द का यूज कर लीजिए, किसी भी शब्द को प्रयोग कीजिए, उसके समानार्थी शब्द का यूज कीजिए, प्रयोग कीजिए, तो आपका अर्थ वही रहेगा। जैसे अचानक मैंने बताया, सहसा, एकाएक, इसका अर्थ अचानक में ही आएगा। पर्यायवाची मतलब उस शब्द का पर्याय, उस शब्द से मिलता जुलता एक और अर्थ, उसे कहते हैं एक और शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाता है। जिस तरह से आज हमने आपको बताया कि आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा परछाई और प्रतिबिंब में अंतर। अगर ऐसे भी आप परछाई और प्रतिबिंब से अंतर नहीं समझ पा रहे तो आपको पता होगा हम लोग फोन से सेल्फी लेते हैं, तो जब फोन में सेल्फी लेते हैं तो अपना ही चेहरा सामने आता है, ना कि किसी और का। जिसके साथ हम लेंगे तो उसका तो चेहरा सामने आएगा ही, लेकिन फोन में अगर हम सेल्फी लेते हैं वो हमारा होता है प्रतिबिंब। और अंधेरे में, रात में जब लाइट चली जाती है, हम एक दिया जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उसके रोशनी में जो हम आकृति बनाते हैं, जैसे कभी कभी होता नहीं कि हम शेर बिल्ली उंगलियों से बना लेते हैं, आकृति बनाते हैं, वो होती है परछाई। और आज हमने क्या सीखा, हमने सीखा बंदर, तोता, हाथी, शेर और मगरमच्छ का चित्र बनाकर। चित्र बनाना आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, तो क्यों ना हम लोग आज चित्र बना के चित्रकला का निर्माण करें। मान लीजिए हमने एक ले लिया तोता और एक ले लिया हमने चित्रकथा में किरदार ले लिया हाथी। अब तोता और हाथी पर आप कैसे चित्रकथा बना सकते हैं? कोई भी कहानी अपने मन से आप बनाइए और उसका चित्रकथा के द्वारा ही आप उसका उल्लेख कीजिए, निर्माण कीजिए। पर्यायवाची शब्दों के माध्यम से शब्दों का भंडार, शब्द भंडार में वृद्धि की, ये तो हमने किया ही, क्योंकि अभी आपसे इससे पहले आपने देखा था कि हमने पर्यायवाची शब्द आपको बताया, एक ही शब्द के दो अलग अलग शब्द अर्थ, वही शब्द हैं, जैसे तालाब का पोखर, सरोवर, तो यही मत हमारे पर्यायवाची हैं। एक शब्द में हमें दो और नए शब्द मिल गए, अचानक, सहसा, एकाएक, ये दो नए शब्द मिलके अचानक के साथ तीन हो गए। फिर हमारे पास है डर, जिसमें भय, भीति और एक दहशत या खौफ, ये चार शब्द हमारे मस्तिष्क में उसका भी विस्तार हुआ। उसके बाद हमने लिया चमकता हुआ, प्रकाशित, योजना, योजना, उपाय और तरकीब। हमेशा खेलने के लिए तो योजना हम लोग बनाते ही रहते हैं, और विद्यालय में भी कोई कार्य करना होता है उसके लिए भी हम लोग योजना बनाते हैं, तो उसके लिए दो शब्द आ गए, तरकीब और उपाय। कभी भी कोई समस्या आती है तो हम लोग आपसे कहते हैं कि कुछ सोचा जाए, कोई तरकीब बनाई जाए कि इस समस्या से हम दूर हो पाए, तो ये हमारे शब्दों में भंडार की वृद्धि हुई है। एक और चीज, साक्षात और भ्रम। इस कहानी से एक चीज हमने सीखी है
कि साक्षात क्या है। साक्षात जो हमारे सामने है, जिसको हम देख रहे हैं, और भ्रम जिस तरह से बंदर ने तालाब में चांद को देखा वो उनका भ्रम था। और साक्षात कहाँ था चांद? आसमान में। वो आसमान में चांद चमक रहा था जिसका प्रतिबिंब उनको तालाब में दिखा। तो इससे हमने, इस कहानी से हमने ये सीखा है कि साक्षात क्या है और भ्रम क्या है। इस विषय में हमने जानकारी प्राप्त की है। आज का संदेश, क्योंकि इस कहानी को जब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मुझे ये याद हुआ कि आपको एक संदेश भी मिलना बहुत जरूरी है। वो संदेश ये है कि बिना सोच विचार के कार्य नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से बंदर ने योजना तो बना ली अपनी, लेकिन उस योजना को वो कहाँ तक सफल कर पाए, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे ही उन्होंने चांद को पकड़ने के लिए तालाब में कूद गए। उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि चांद तो आसमान में होता है, ना कि जमीन पर, ना कि तालाब में। ये उन्होंने सोचा ही नहीं। बिना सोच विचार के उन्होंने काम किया, जिसका परिणाम ये मिला कि वो लोग तालाब के अंदर गिर गए। और फिर उसके बाद वहां पे उनको कौन मिला? मगरमच्छ। और मगरमच्छ मिलने के कारण वो जो है एक मुसीबत में फंस गए। अब यहाँ पे होती है एक दूसरा संदेश आपके लिए आता है कि हमारे समझ की परीक्षा विपत्ति के समय होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब कोई विपत्ति आती है तभी हमारी समझ की परीक्षाएं होती है कि हम उस विपत्ति से कैसे निकलें। क्योंकि हर कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई संदेश दे के जाती है। और यही कहानी ने हमको संदेश दिया है कि कभी भी कोई विपत्ति आती है। अब जैसे यहाँ पे बंदरों के सामने विपत्ति क्या आई है? बंदरों के सामने विपत्ति ये आई कि वो तालाब में गिर के, उनके सामने कौन था? मगरमच्छ। अब वो क्या करें? मगरमच्छ की पीठ पर बैठे या तालाब में से तैर कर अपने पेड़ तक पहुंचे। अब वो स्थिति क्या थी ये तो हमें कहानी से ज्यादा पता नहीं चल पाई है, क्योंकि हमारे सामने साक्षात वो नहीं था। हम उसे साक्षात नहीं देख रहे थे कि बंदर आखिर गिरे कहाँ पे थे, और मगरमच्छ और बंदर के दूरी में कितना अंतर था, और पेड़ और बंदर की दूरी में कितना अंतर था, ये हमें नहीं पता। हम एक कल्पना बना रहे, एक कल्पनाशीलता से हम लोग कार्य कर रहे, एक कल्पना, एक इमेज कर रहे हैं कि मान लीजिए उस टाइम मगरमच्छ और बंदर, पेड़ और मगरमच्छ के बीच में, मतलब सॉरी, पेड़ और बंदर के बीच में मगरमच्छ है, तो पेड़ तक कैसे पहुंचेगा? तो यहाँ पे बंदर को अपनी समझ से इस विपत्ति से दूर होना पड़ेगा, इस विपत्ति से हटना पड़ेगा। एक समझदारी ये है, या तो एक बंदर उसकी पीठ पर बैठे और फिर वो जाकर उस पर, मतलब जाकर उस पे जो है वो पेड़ पर चढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे विश्वास भी नहीं हो सकता है कि मगरमच्छ ने जो कहा वो सही है या गलत है। आपके लिए कार्य दे रही हूँ जिसको आपको करेंगे, जिसे मैंने पहले भी कहा था कि आप में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता का विकास होगा। आप अपनी कल्पनाशीलता को और अच्छे से बढ़ाएंगे। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि 2 पिक्चर बने हैं, 2 चित्र हैं। इन चित्रों में आपको एक कहानी का निर्माण करना है। एक बच्चा है जो आम तोड़ रहा है पेड़ से, वहां पे 3 तोते भी बैठे हुए पेड़ पर, छोटा सा घर है, नीचे चिड़िया हैं। ये प्राकृतिक का बहुत खूबसूरत वर्णन है। इस पे आप एक कहानी आप बना सकते हैं। दूसरी आपको चित्र दिया है एक जंगल का खूबसूरत सा मनोरम चित्र, जिसमें बंदर है, गिलहरी है, तोता है, सांप है, अजगर है, कछुआ है, खरगोश है, चूहे हैं। मतलब कि इतना खूबसूरत वर्णन है, जंगल का चित्र है। अब इस पे आप जो है एक बहुत खूबसूरत सी कहानी का निर्माण कर सकते हैं। और जिस तरह से अभी आपने अभी आगे आपने पढ़ा था, आपने देखा था तालाब में चांद, वो भी एक चित्र कथा पे ही आधारित था, एक काल्पनिक था। उस काल्पनिकता को आप अपने मन में और ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कल्पनाशील से भरा हुआ है। हम लोग सपने, हम लोग कहानी बहुत करते हैं। तो क्यों ना आपका ये कार्य इसमें दिखाई दे कि आप दिए गए चित्रों पर एक कहानी का निर्माण करें। ये आपका कार्य है। गृह कार्य, गृह कार्य आपके अभ्यास पुस्तिका में है, जो आपको अपनी कॉपी पे, आपकी पुस्तिका में करना होगा। प्रश्न है, बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा? उत्तर मैं आपको मौखिक रूप से बता देती हूँ। क्योंकि उनको ये लगा कि चांद जो ऊपर चमक रहा है वो जो तालाब में दिख रहा है, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बॉल, एक गेंद है।
खूबसूरत सी गेंद है, इसको मुझे अपने पास रखना चाहिए। तो ये है चांद को क्यों पकड़ना चाहा। दूसरा प्रश्न है चांद को पकड़ने के लिए बंदरों ने क्या योजना बनाई। कहानी आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि चांद को पकड़ने के लिए उन्होंने योजना ये बनाई है, क्यों ना हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक सबसे पहले वाला जो बंदर जो नीचे होगा वो उसको तालाब में से चांद को निकाल के ले आएगा। ये उन्होंने योजना बनाई। तालाब में चांद था या कुछ और। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था कि परछाई और प्रतिबिंब में अंतर होता है, तो चांद तालाब में क्या चांद था, ये आपको खुद सोचना होगा। क्या तालाब में चांद था? नहीं, तालाब में चांद नहीं था, तालाब में चांद का प्रतिबिंब था, उसकी आकृति थी। उसको बंदर ने समझा कि ये तालाब में चांद आ गया है, तो उन्होंने ये किया। तो आज हमने आपको अपने पाठ्य योजना के तहत, आपको अपनी शिक्षा प्रस्तुतिकरण के तहत हमने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से हम उसको पुनः से स्मरण कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आदर्श वाचन किया हमने, और आदर्श वाचन के बाद हमने आपको ये बताया कि परछाई और प्रतिबिंब में अंतर होता है। परछाई जो रोशनी में हमारी एक आकृतिक छाया बन जाती है उसे कहते हैं परछाई, जिसका रंग काला होता है। प्रतिबिंब जो हम आईने के सामने खड़े होते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, वो हमारा होता है प्रतिबिंब। और उसके बाद पर्यायवाची के शब्दों के माध्यम से अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में शब्दों के भंडार में और वृद्धि की है। एक ही शब्द तालाब, पोखर और सरोवर, दो और नए शब्द आ गए हमारे यहाँ। डर, डरपोक, डर, भित्ति, भय, और खौफ, दहशत, ये आ गए हमारे में। और उसके बाद हमने एक संदेश दिया कि कभी भी अपने किसी भी कार्य को करने से पूर्व आप पहले सोच विचार कर लीजिए, और विपरीत परिस्थिति में, विपत्ति के समय में आप अपने मस्तिष्क का जितना प्रयोग करते हैं उतने अच्छे से प्रयोग कीजिए, और शांत होकर सोच समझ के ही अपना कार्य कीजिए। और उसके बाद हमने आपको एक और चीज़ भी बताई, आपका अभ्यास कार्य, और यही आपका गृह कार्य है। आप अपने अभ्यास कार्य को आप अपने कार्य पुस्तिका में कीजिएगा, अपने कॉपी पे आप उतारिएगा, और यही आपका गृह कार्य है। और एक और कार्य आपको दिया था, शायद आप भूल रहे हो, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। दिए गए चित्रों पर एक कहानी का निर्माण करो, और चित्रकथा आपको बनाना है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में बहुत सारे शब्दों का भंडार है। उस शब्दों के भंडार को आप कॉपी पे उतार दीजिए, अपने चित्रकथा के माध्यम से एक अच्छी सी रोचक सी कहानी आप बनाइए। अब इसके बाद हमारे आज की यही प्रस्तुतिकरण यहीं पर समाप्त होती है, और आगे आपसे पुनः फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आइए